अस्सलाम वालेकुम क्लास। आज हम साइकोलॉजी में पढ़ेंगे थिंकिंग की टाइप्स के बारे में। ये बेसिकली थिंकिंग के टॉपिक की आगे फर्दर एक्सटेंशन है। हमने पढ़ा था कि थिंकिंग बेसिकली क्या होती है, किस तरह से वर्क करती है, थिंकिंग के हमारे पास कौन कौन से टूल्स होते हैं, उसमें हमने कंसेप्ट पढ़ा था, इमेजरी पढ़ी थी, लैंग्वेज पढ़ी थी लास्ट लेक्चर्स में, ठीक है। उसके बाद हमने क्या किया था कि हम थिंकिंग के कुछ टाइप्स की तरफ आ गए थे, जिसमें हमारे पास ऑटिस्टिक थिंकिंग थी, जिसमें हमारी डे ड्रीमिंग थी, वर्ड एसोसिएशन थी, ठीक है। उसके बाद हमने देखा था कि हमारे पास एक ऑटिस्टिक थिंकिंग थी और एक रियलिस्टिक थिंकिंग थी। तो ऑटिस्टिक थिंकिंग तक के टॉपिक को जो है हमने कवर कर लिया हुआ था। तो आज हम जो फर्दर जिस टॉपिक को लेके चलेंगे, कंटिन्यू करेंगे, वो है हमारा रियलिस्टिक थिंकिंग। तो रियलिस्टिक थिंकिंग बेसिकली हमारी क्या होती है? ये हमारी वो थिंकिंग होती है जो क्या कर रही होती है, वर्क कर रही होती है इन कनेक्शन विद रियलिटी, ठीक है। एज द नेम स्पेसिफाइज, ये हमारी रियलिटी जो है, रियलिस्टिक थिंकिंग जो है हमारी रियलिटी से कंबाइन हो रही होती है। यानी हम चीज़ों को एक रियलिस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू से, एक रैशनल पॉइंट ऑफ व्यू से जो है वो देख रहे होते हैं, एक सेंसिबल उनके बारे में थिंकिंग पैटर्न रख रहे होते हैं, ठीक है। इसमें हमारी कौन कौन सी फिनोमिनाज आ जाते हैं? हमारी रीजनिंग आ जाती है, ठीक है। इसमें क्या आ जाता है? हमारी रीजनिंग आ जाती है, जिसकी हमारे पास टू टाइप्स होती हैं। वन इज इंडक्टिव एंड द सेकंड इज डिडक्टिव, ठीक है। रीजनिंग के बाद हमारा क्या आ जाता है? हमारी प्रॉब्लम सॉल्विंग आ जाती है। फिर हमारी क्रिएटिव थिंकिंग आ जाती है, एंड लास्ट पे हमारी आ जाती है हमारा डिसीजन मेकिंग का प्रोसेस। ये सारी चीज़ें, ये सारी काम जो है हम क्या कर रहे होते हैं? हम रियलिस्टिक थिंकिंग की बेस पे कर रहे होते हैं। जब हम चीज़ों को रीज़न कर रहे होते हैं इंडक्टिवली और डिडक्टिवली, ये रीजंस क्या होती हैं, किस तरह वर्क करती हैं, हम आगे अभी डिस्कस करते हैं। तो भी हम रियलिस्टिक थिंकिंग कर रहे होते हैं। जब हम प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर रहे होते हैं तो हम डिफरेंट ऑप्शंस पे गौर कर रहे होते हैं, उस टाइम भी हम रियलिस्टिकली सोच रहे होते हैं। जब हम क्रिएटिवली थिंक कर रहे होते हैं, हम आउटसाइड द बॉक्स जाके सोच रहे होते हैं, उन चीज़ों को भी कंसीडर कर रहे होते हैं जो समटाइम्स बहुत ज़्यादा ऑब्वियसली नज़र नहीं आ रही होती, ऑब्वियस होके, बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट होके, तो भी हम रियलिस्टिकली थिंक कर रहे होते हैं। जब हम किसी चीज़ के बारे में फैसला कर रहे होते हैं, डिसीजन पावर अपनी यूज़ कर रहे होते हैं, तो भी हम रियलिस्टिक थिंकिंग यूज़ कर रहे होते हैं। तो बेसिकली रियलिस्टिक थिंकिंग एक अम्ब्रेला है जिसके नीचे हमारे पास ये सारे कंसेप्ट जो हैं वो फॉल करते हैं, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे? अब हम आज के लेक्चर में अपनी इन वन बाय वन इन सब चीज़ों को डिस्कस करेंगे। तो अब हम रीजनिंग की तरफ बढ़ते हैं कि रीजनिंग हमारे पास बेसिकली क्या होती है, उसकी क्या डेफिनेशन होती है, रीजनिंग किस तरह से वर्क करती है और उसकी कौन कौन सी टाइप्स होती हैं। रीजनिंग की जब हम बात करते हैं तो हमारे पास बेसिकली रीजनिंग होती है टू टाइप्स की। वन इज इंडक्टिव एंड द सेकंड इज डिडक्टिव, ठीक है। रीजनिंग की बेसिक डेफिनेशन, बेसिक कंसेप्ट क्या होता है कि इसमें हम एक फॉर्मल लॉजिक को अप्लाई कर रहे होते हैं, ठीक है। फॉर्मल लॉजिक को अप्लाई करने का क्या मतलब होता है कि जब हम देख रहे होते हैं कि कोई चीज़ हमारे एनवायरनमेंट में हो रही है या हमारे इर्द गिर्द हो रही है या किसी पर्सन का बिहेवियर है, कोई भी चीज़ है, हम उसकी वजह जानना चाह रहे हैं, तो हम एक लॉजिक बनाएंगे, उसकी एक फॉर्मल लॉजिक बनाएंगे जो हमारी थिंकिंग से हट के चीज़ों की
ओरिजिनल कैरेक्टरिस्टिक पे बेस करी होगी, तो इसलिए हम उसको फॉर्मल लॉजिक का नाम देंगे। किसी चीज़ को जब हम फॉर्मली लॉजिक दे रहे होते हैं, इसका मतलब होता है कि हम उसको रीज़न कर रहे हैं। ठीक है, रीजनिंग एक ऐसी चीज़ है जो थिंकिंग का बेसिक कंसेप्ट है। जब हमने थिंकिंग का बिल्कुल टॉपिक का जो स्टार्ट किया था, थिंकिंग का जो बिल्कुल वेरी फर्स्ट लेक्चर था, उसमें हमने कहा था थिंकिंग इज़ द एबिलिटी टू रीज़न। यानी जब हम रीज़न कर रहे होते हैं, किसी चीज़ को वजह दे रहे होते हैं, तो इसका मतलब है कि हम उसके बारे में थिंक कर रहे हैं। जितना ज़्यादा हम अच्छा रीज़न करते हैं, उतना ज़्यादा हमारी अच्छी एबिलिटी जो है वो डेवलप होती है। इसमें क्या होता है कि हम एक मेंटल एक्टिविटी कर रहे होते हैं कि हम अपनी कंक्लूजन्स को ट्रांसफॉर्म कर दें। ठीक है जी। अब जब हम अपनी कंक्लूजन्स को ट्रांसफॉर्म कर देते हैं, तो क्या होता है कि हमारी कंक्लूजन्स ट्रांसफॉर्म होके एक फिनोमिना बना देती हैं, जिसको हम कहते हैं सिलॉजिज्म। सिलॉजिज्म हमारे पास वो फिनोमिना होता है जिसकी बेस पे हम जब कोई हम आर्ग्यूमेंट अपने माइंड में बनाते हैं, या जब हम किसी पर्सन से कोई बात कर रहे होते हैं, कोई टॉक कर रहे होते हैं, तो क्या होता है कि हम फॉर्मल लॉजिक को अप्लाई करते हुए डिफरेंट कंसेप्ट्स को जोड़ लेते हैं, चीज़ों का लिंक बना लेते हैं। एक स्टेप 1 से स्टेप 2 की तरफ मूव करते हैं, उनका एक लिंक बना लेते हैं। स्टेप 2 से स्टेप 3 की तरफ मूव करते हैं, एक लिंक बना लेते हैं, और ये चीज़ क्या बन जाती है, ये फिनोमिना सिलॉजिज्म बन जाता है। ठीक है, इस सिलॉजिज्म और फॉर्मल लॉजिक की बेस पे हम रीजनिंग को आइडेंटिफाई करते हैं 2 टाइप्स में। वन इज इंडक्टिव एंड द अदर इज डिडक्टिव। इंडक्टिव हमारे पास क्या होती है, हमारी वो रीजन जो स्पेसिफिक से जनरल की तरफ जा रही है। ठीक है, ये हमारी इंडक्टिव है। डिडक्टिव हमारी कौन सी रीजन है, जो जनरल से स्पेसिफिक की तरफ जा रही है। ठीक है, इंडक्टिव रीजन की आप क्या एग्जाम्पल ले सकते हैं कि जब हम साइकोलॉजिकल रिसर्चेस करते हैं, तो क्या करते हैं, हम इंडक्टिव रीजनिंग कर रहे होते हैं। हम किस तरह से इंडक्टिव रीजनिंग कर रहे होते हैं कि हम क्या करते हैं, हम एक अपना सैंपल लेते हैं, वो हमारा सपोज इस सर्कल के अंदर होता है, तो हमारा सैंपल जो है वो बेसिकली हमारी पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट कर रहा होता है, जो कि एक लार्जर सर्कल की फॉर्म में होती है। और हम अपने सैंपल को आइडेंटिफाई करते हैं, उस पर हम कैलकुलेशंस करते हैं, स्टैटिस्टिकल रूल्स अप्लाई करते हैं, और उन स्टैटिस्टिकल रूल्स की बेस पे हम अपनी पॉपुलेशन की कैरेक्टरिस्टिक्स को जो है वो मेजर कर रहे होते हैं। यानी हम स्पेसिफिक टू जनरल मूव कर रहे होते हैं, तो यानी हम इंडक्टिवली रीजन कर रहे होते हैं। ठीक है जी। अब हम देखते हैं अगर डिडक्टिव रीजनिंग को, तो डिडक्टिव रीजनिंग हमारे पास क्या होती है कि जब हम किसी चीज़ की किसी थ्योरी को पढ़ते हैं, तो उससे हम उसके स्पेसिफिक कंसेप्ट पे चले जाते हैं। जैसे हमने मोटिवेशन वाला कंसेप्ट पढ़ा, तो मैंने आपको उसमें बताया मैस्लोज हायरार्की। ठीक है, उसमें क्या था कि आपकी जो नीड्स होती हैं वो क्या होती हैं कि इस तरह से जारी होती हैं, इस फॉर्म में। ठीक है, अब मैस्लो की हायरार्की क्या थी, वो हमारी प्राइमरी और सेकेंडरी नीड्स को लेके चल रही थी। अब हमने ये कंसेप्ट्स पढ़ा जनरल अपने मोटिव्स में। ठीक है जी, मोटिव हमारा एक जनरल टॉपिक था। ठीक हो गया, जनरल टॉपिक हमारा था मोटिवेशन। उस पे से हम क्या गए, मोटिवेशन की थ्योरीज पे। थ्योरीज में फिर हमने ये थ्योरी पढ़ी, यानी हम यहाँ जनरल से चले और स्पेसिफिक की तरफ चले गए।
इसी तरह जब हमने इमोशन पढ़ा तो हमने इमोशन की थेरीज पढ़ी। हमने पहले इमोशन का कंसेप्ट पढ़ा, कंसेप्ट पढ़ने के बाद हमने उसकी थेरीज पढ़ी। थेरीज में हमने क्या देखा, हमारे पास जेम्स लैंग थेरी थी, कैनन बार्ड थेरी थी, सिंगर शेस्टर थेरी थी। तो क्या था कि उसमें भी हम इमोशन के जनरल कंसेप्ट से स्पेसिफिक कंसेप्ट पे गए, थेरीज पे चले गए। ठीक है, तो ये सब हमने डिडक्शन कर लिया, डिडक्टिव रीजनिंग की तरफ चले गए, यानी हम जनरल कंसेप्ट से चले हैं और उसको जनरलाइज को स्पेसिफिक करते करते एक स्पेसिफिक डोमेन में चले गए हैं। जब आप अपनी स्टडी स्टार्ट करते हैं, आप मैट्रिक में होते हैं, तो आप क्या करते हैं कि आप एफएससी उसके बाद आप एफएससी करते हैं। बाय द टाइम आप एफएससी कर लेते हैं तो क्या करते हैं कि आपकी आगे स्टडी जो है वो डिडक्टिव रीजनिंग की बेस पे हो रही होती है। आप अपनी क्वालिफिकेशन में से, अपनी स्टडीज़ में से एक स्पेसिफिक एरिया जो है वो सिलेक्ट कर लेते हैं कि मुझे ये पढ़ना है। आप उसी स्पेसिफिक एरिया की डिग्री लेते हैं। बाय द टाइम आप वो डिग्री लेते हैं ग्रेजुएशन की, तो आप मज़ीद स्पेसिफिक हो जाते हैं उस डिग्री में और आप आगे उसी डिग्री को अपनी परस्यू करते हैं, उसी का कैरियर बनाते हैं। तो ये भी आप डिडक्टिवली रीज़न करते हैं। ठीक है, हर वो चीज़ जो जनरल से स्पेसिफिक हो रही है वो डिडक्टिवली रीज़न की बेस पे हो रही है। हर वो चीज़ जो स्पेसिफिक से जनरल पे हो रही है वो इंडक्टिव रीजनिंग की बेस पे हो रही है। ठीक है जी, ये हमारे पास कंसेप्ट था रीजनिंग का। अब हम देखते हैं कि हमारे पास प्रॉब्लम सॉल्विंग जो है वो क्या होती है और किस तरह से हो रही होती है। प्रॉब्लम सॉल्विंग हमारे पास बेसिकली एक कम्प्लेक्स टूल है जो डिफरेंट आगे से मेथड्स को यूज़ करता है, डिफरेंट स्टेप्स को यूज़ करता है। तो बेसिकली हम वन बाय वन उन स्टेप्स को स्टडी करेंगे और हम देखेंगे कि हम प्रॉब्लम सॉल्विंग का जो एक हमारा टास्क होता है हम उसको कैसे अचीव करते हैं। ठीक है जी, अब हम देखते हैं प्रॉब्लम सॉल्विंग। प्रॉब्लम सॉल्विंग बेसिकली क्या होती है, कोपिंग विद नॉवल सिचुएशंस, यानी न्यू सिचुएशंस हैं आपके पास, न्यू सिचुएशंस हैं, आपने उनके साथ क्या करना है, आपने कोप करना है, आपने कोपिंग मैकेनिज्म बनाना है। अब वो कोपिंग मैकेनिज्म जो आप बनाएंगे उसके लिए जाहिर है आप कुछ स्ट्रेटजीज यूज़ करेंगे, कुछ मेथड, कुछ टर्मिनोलॉजीज यूज़ करेंगे, स्टेप्स यूज़ करेंगे। जो आपके स्टेप्स होंगे वो आपके प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक पे डिपेंड कर रहे होंगे। ठीक है जी, प्रॉब्लम सॉल्विंग क्या होती है, हमारे पास एक अटेम्प्ट होती है जिससे हम एक अप्रोप्रिएट वे फाइंड आउट कर लेते हैं अपना काम करने का। ठीक है, प्रॉब्लम सॉल्विंग ज़रूरी नहीं है कि हमें कोई प्रॉब्लम ही हो, हमें कोई कॉन्फ्लिक्ट हो, कोई नेगेटिविटी हो, उसी में से ही हमने कोई काम करना हो तो हम उसको प्रॉब्लम सॉल्विंग कहेंगे। प्रॉब्लम सॉल्विंग बेसिकली हर वो टूल है जिसमें हम कोई ना कोई थिंकिंग कैपेसिटी यूज़ करते हैं। हमारे पास कोई सिचुएशन होती है, उससे हम कोप करते हैं अपने टूल्स को यूज़ करते हुए, तो वो प्रॉब्लम सॉल्विंग हो जाती है। ठीक है जी, प्रॉब्लम सॉल्विंग हमारे पास कुछ स्टेजेस में हो रही होती है, जिसमें से हमारी स्टेज नंबर 1 होती है, उसको हम कहते हैं प्रेपरेशन। प्रॉब्लम सॉल्विंग की बेसिकली 4 स्टेजेस हैं। हम वन बाय वन इनको स्टडी करके देखेंगे कि हर स्टेज में जो है वो हमारा एक स्पेसिफिक गोल क्या है। स्टेज नंबर 1 इज प्रेपरेशन। प्रेपरेशन में क्या हो रहा है, आपको जब भी आपको कोई टास्क मिलता है जिसको आपने सॉल्व करना होता है तो आप क्या करते हैं कि आप उस टास्क को रीअरेंज करते हैं। आप इसकी एग्जांपल इस चीज़ से समझ लें कि आपके पास जो एक क्यूब की शेप का एक पजल होता है। ठीक है, आपको कोई कहता है कि मैंने आपको एक टास्क दिया है, ये मैंने आपको पजल दिया है, आप ज़रा इसको सॉल्व करें मेरे लिए। तो क्या होगा कि आप उसको सबसे पहले आप कहेंगे अच्छा ठीक है ये पजल है, ये मुझे सॉल्व करना है। अच्छा, आप अपने माइंड को उस मेंटल एक्टिविटी के लिए प्रिपेयर करेंगे सबसे पहले। उसके बाद क्या होगा कि आप उसके वो बॉक्स को ऐसे रोटेट करेंगे, कभी आप इस तरह रोटेट करेंगे, कभी आप इस तरह की मूवमेंट करेंगे, कभी आप इस हैंड से करेंगे, कभी आप इस हैंड से करेंगे। तो आप उसको किसी ना किसी तरह रीऑर्गेनाइज करने की कोशिश करेंगे। तो बेसिकली जब आप उसको रीऑर्गेनाइज कर रहे हैं तो आप अपने माइंड को प्रिपेयर कर रहे हैं कि आपने
उस टूल को जो है वो यूज़ करते हुए, अपनी इस टैक्टिक को यूज़ करते हुए प्रॉब्लम सॉल्विंग करनी है और आपने पजल को सॉल्व कर लेना है। ठीक है, इसमें क्या करते हैं कि आप पहले प्रॉब्लम को इंटरप्रेट करते हैं, यानी आप उसकी इंटरप्रिटेशन करते हैं। जब प्रेपरेशन का आगे जो फर्दर स्टेज है उसका नाम है इंटरप्रिटेशन। इंटरप्रिटेशन में क्या करते हैं कि आप अपने प्रॉब्लम को पहले समझते हैं कि बेसिकली ये प्रॉब्लम है क्या। अब जैसे आपको कोई पजल देता है, मैंने आपको कहा है कि आप उसको रोटेट करते हैं, तो रोटेट करने से पहले ऑब्वियसली आप उसके सारे कलर्स जो हैं उनको माइंड में लाएंगे कि अच्छा इसमें वाइट कलर भी है, ब्लू भी है, ग्रीन भी है, ऑरेंज भी है। तो आप उसके कलर्स को आइडेंटिफाई करेंगे, तो इसका मतलब है कि आपने इंटरप्रेट किया है अपने उस टास्क को जिसको आपने सॉल्व करना है। ठीक है, इंटरप्रिटेशन के बाद क्या होगा कि जब आप इंटरप्रिटेशन कर लेंगे तो आपका प्रॉब्लम जो है वो वेल डिफाइंड स्टेट में आ जाएगा। यानी जिस पजल के एग्जांपल से हम पढ़ रहे हैं, जब आप उसके सारे कलर्स जो हैं वो नोट कर लेंगे कि ये वाले कलर्स हैं, तो आपको पता चल जाएगा कि अच्छा इसमें जो है वो 5 कलर्स हैं इस पजल में या फिर 6 हैं। अब क्या हुआ, फर्स्ट स्टेज पे जो आपने प्रिपेयर किया था तो आपको ऐसे ही ये क्यूब पकड़ा दिया गया था, आपको नहीं पता था कि इसमें कितने कलर्स हैं। आपने क्या किया, उस कलर्स को उनको क्या किया, नोट किया कौन कौन से हैं, फिर उनके बाद अपना माइंड बना लिया कि ये 5 हैं या 6 हैं और कौन कौन से कलर्स हैं, उनके नेम्स भी याद कर लिए और उनकी काउंटिंग भी याद कर ली। तो आपका जो प्रॉब्लम था वो एक वेल डिफाइंड स्टेट में आ गया। इसका मतलब है कि आपने अपने माइंड को प्रिपेयर कर लिया कि अच्छा जी मुझे ऐसे करना है। ठीक है, इसमें क्या होगा कि जब आप ये काम कर रहे होंगे तो आप ये काम कुछ स्टेजेस में कर रहे होंगे। आपकी एक इनिशियल स्टेज होगी, वो स्टेज आपकी कौन सी होगी कि आप जिसमें इनकम्प्लीट प्रॉब्लम से स्टार्ट कर रहे होंगे, वो स्टेज जिसमें किसी ने आपको पजल जो है वो हैंड ओवर किया होगा। इसमें आपके पास क्यूब वाला जो पजल था वो आपके हैंड में आया। ठीक है, ये आपकी इनिशियल स्टेज थी। गोल स्टेट में क्या है, सेकंड गोल स्टेज। गोल स्टेज में क्या किया कि आपने उसको इंटरप्रेट कर लिया कि अच्छा ये क्यूब की फॉर्म में है और इसमें ये कलर्स हैं। आपने अपने एक माइंड में एक गोल बना लिया कि अच्छा इसका ये वर्क है, इसके ये कलर्स हैं, तो मुझे इसको ना ये करना है कि रोटेट करके एक एंगल बना लेना है। ठीक है जी, अ सेट ऑफ ऑपरेशन। ऑपरेशन स्टेज में आप क्या करेंगे कि उसको वेल डिफाइंड कंडीशन में ले आएंगे। आप आइडेंटिफाई कर लेंगे कि इसके इतने बॉक्स हैं, तो अच्छा मुझे इनको अरेंज करना है। बाय द टाइम आप ये सोच लेंगे कि ये कलर्स हैं, तो आप उसको अरेंज करने लग जाएंगे और आपकी प्रेपरेशन की जो स्टेज है वो कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, बेसिकली दिस इज द स्टेज ऑफ प्रेपरेशन। प्रॉब्लम सॉल्विंग हमारे पास थी, हम प्रेपरेशन से चले, हमने प्रॉब्लम को सबसे पहले इंटरप्रेट कर लिया, इंटरप्रिटेशन की बेस पे हमने उसको वेल डिफाइंड कंडीशन में ले आए। हम किसी भी प्रॉब्लम के मेन फीचर्स को हमने आइडेंटिफाई कर लिया। ये काम तीनों हमने एक स्टेजेस की फॉर्म में किए। फर्स्ट हमारे पास इनिशियल स्टेज थी जिसमें हमने समझा कि हमने करना क्या है। जैसे किसी ने अगर हमें पजल दिया है या कोई हमें वैसे ही हम किसी फ्रेंड के साथ या कहीं बैठे हैं, पजल पड़ा हुआ नज़र आया, तो फर्स्ट स्टेज में आप उसको उठाएंगे, पकड़ के आप उसको ऐसे देखेंगे, मतलब ऐसे थोड़ा सा रोटेट करके अपने हाथ को। ठीक है, गोल स्टेज में क्या करेंगे, आप उसको इंटरप्रेट करेंगे, उसके कलर्स को आइडेंटिफाई करने की कोशिश करेंगे। ऑपरेशन स्टेज में आप क्या करेंगे कि उसको एक वेल डिफाइंड फॉर्म में ले आएंगे। जब आपने ये सारे काम कर लिए तो क्या कर लिया कि आप उस प्रॉब्लम के लिए प्रिपेयर हो गए। ठीक है जी, अब हमारे पास सेकेंड स्टेज आ जाती है जिसको हम कहते हैं प्रोडक्शन। स्टेज नंबर 2 इज प्रोडक्शन। प्रोडक्शन आपकी कौन सी स्टेज होती है जिसमें आप क्या करते हैं, पॉसिबल सिचुएशंस के बारे में आप सोचते हैं, वो आपकी प्रोडक्शन की स्टेज होती है। पॉसिबल सिचुएशंस क्या हो सकते हैं आपके प्रॉब्लम सॉल्विंग में, पॉसिबल सॉल्यूशंस।
जिसमें आप ये काम कर रहे होते हैं वो आपकी प्रोडक्शन की स्टेज हो जाती है। ठीक है, इसमें हम कुछ स्टेप बाय स्टेप चीज़ों को लेके चल रहे होते हैं, तो हम देखते हैं कि बेसिकली वो क्या क्या होते हैं। सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम सब गोल्स बना लेते हैं। सब गोल्स क्या होते हैं कि जो हमने स्टेज 1 में इंटरप्रिटेशन की थी उसकी बेस मेन गोल तो हमारा ये है ना कि हमने प्रॉब्लम सॉल्व करना है। जैसे मैं आपको पजल की एग्जांपल से बता रही हूँ, तो हमारा मेन गोल तो ये है कि हमने पजल सॉल्व करना है सो दैट के सारी जो कलर्स हैं वो एक अलाइनमेंट में आ जाएं। अगर ऊपर से एक तरफ रेड हैं दो, तो थर्ड ब्लॉक भी रेड हो और इस तरह से भी रेड हो, यानी अगर ये दो ब्लॉक्स जो हैं वो आपको रेड लग रहे हैं तो आगे इनका तीसरा ब्लॉक भी रेड हो और ये वाला ब्लॉक भी रेड हो। अगर ये ग्रीन आ रहे हैं दोनों, ठीक है, तो क्या हो, सॉरी, ये वाला रेड हो और अगर ये दोनों ग्रीन हैं तो ये भी ग्रीन हो, तो क्या करेंगे कि इस तरह करते 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 आप पूरा क्यूब बना लेंगे। तो क्या करेंगे आप, बेसिकली जब आप दो रेड को कंबाइन कर रहे होंगे तो आप एक सब गोल बना रहे होंगे कि मुझे इस वाली पूरी लाइन को रेड करना है, ये आपका एक सब गोल हो जाएगा। दूसरा सब गोल आपका क्या हो जाएगा कि इस पूरी लाइन को आपने ग्रीन करना है। तीसरा फर्ज करें हम ब्लू कर लेते हैं, तो ब्लॉक की पजल की तीसरी लाइन को आपने ब्लू करना है। तो ये बेसिकली आपके पजल सॉल्विंग में आपके 3 आगे और टास्क हो जाएंगे जो आपके सब गोल्स हो जाएंगे। दिस लाइन शुड बी रेड, दिस लाइन शुड बी ग्रीन, दिस लाइन शुड बी ब्लू। तो ये आपका सब गोल का प्रोसेस हो जाएगा। ठीक है, सब गोल के प्रोसेस के बाद हम क्या करते हैं, हम एल्गोरिदम्स बनाते हैं। हम एल्गोरिदम्स जब बनाते हैं तो हम क्या करते हैं कि ये हमारा एक सिस्टमैटिक प्रोसीजर होता है दैट कैन नॉट फेल टू प्रोड्यूस अ सॉल्यूशन। ये हमारा क्या होता है, सिस्टमैटिक प्रोसीजर होता है जो हमें सॉल्यूशन दे रहा होता है। पजल के टास्क में आपका सिस्टमैटिक प्रोसीजर क्या था कि आप पजल अगर आपके हाथ में, आपने अपने हैंड में ऐसे पकड़ा हुआ है तो पहले आप उसको इस तरह रोटेट करेंगे, फिर इधर से इस तरह रोटेट करेंगे, फिर ऐसे रोटेट करेंगे, इस तरह करेंगे। तो ये जो आप अपने हैंड के जेस्चर्स कर रहे होंगे ये आपका सिस्टमैटिक प्रोसीजर होगा और ये आपका एल्गोरिदम होगा। ठीक है जी। नेक्स्ट में आप क्या करते हैं कि आप ह्यूरिस्टिक्स बना लेते हैं। ह्यूरिस्टिक्स में आप क्या करते हैं, इट हेल्प्स अस नैरो डाउन द पॉसिबल सॉल्यूशंस टू फाइंड आउट हाउ इट वर्क्स। अब जब आपने सिस्टमैटिक प्रोसीजर बना लिया तो आप उसके बाद जो आपके पास ऑप्शंस अवेलेबल थी अपने प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, अब आप उन ऑप्शंस को ज़रा नैरो डाउन कर लेंगे, यानी आप उसमें से डिडक्टिव रीजनिंग कर लेंगे कि फिर ह्यूरिस्टिक्स का प्रोसीजर हो जाएगा। ठीक है, यानी जो आपके पास अवेलेबल रेंज ऑफ सिचुएशंस थी, आपने उस अवेलेबल जो रेंज है उसमें से ये सोचा कि ये मेरे लिए एप्लीकेबल है और ये मेरे लिए एप्लीकेबल नहीं है। जब आप ये कर रहे थे तो आपने ह्यूरिस्टिक्स कर लिया। ठीक है जी। ह्यूरिस्टिक्स आपने किस बेस पे किया, आपने ब्रेनस्टॉर्मिंग की। ब्रेनस्टॉर्मिंग क्या होती है कि आपके माइंड में जब बहुत सारे आइडियाज आ रहे होते हैं, इधर से भी, इधर से भी, इधर से भी, इधर 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 से इधर से इधर से इधर से, तो आप उसमें से कुछ आइडियाज़ को सिलेक्ट कर लेते हैं कि हमें ये वाले आइडियाज़ लेके चलना है। जब जैसे ये आपको सारे आपके माइंड में ये आइडियाज़ आ रहे थे तो आपने सिलेक्ट कर लिया, क्या किया, इधर से इसको रिमूव कर दिया, इसको कर दिया, इसको रिमूव कर दिया, इधर से ये रिमूव कर दिया, इधर से ये रिमूव कर दिया, ये रिमूव कर दिया। तो हमारे पास कितने सारे सॉल्यूशन थे, हमने क्या किया कि सिर्फ 4 सिलेक्ट कर लिए, 1 2 3 4। ठीक है, ये हमने ब्रेनस्टॉर्मिंग की कि हमारे माइंड में बहुत ज़्यादा एक जो है वो सक्सेसिवली बहुत ज़्यादा आइडियाज़ आ रहे थे एक सेक्शन में, तो हमने उसमें से सिलेक्ट कर लिया कि हम इन आइडियाज़ को लेते हुए आगे चलेंगे। दिस इज़ द प्रोसीजर ऑफ ब्रेनस्टॉर्मिंग। या आप ह्यूरिस्टिक्स में
कर रहे होंगे। ठीक है, अब आप क्या करेंगे, ब्रेनस्टॉर्मिंग की बेस पे आप एनालॉजीज बना लेंगे, यानी आप एग्जाम्पल्स बना लेंगे। एनालॉजी बेसिकली हम एग्जाम्पल को कहते हैं, यानी आपने जब ब्रेनस्टॉर्मिंग की, हम पजल सॉल्विंग की बात कर रहे थे, उसको समझ के हम चैप्टर जो है, ये अपना टॉपिक जो है वो पढ़ रहे हैं, तो आप क्या करेंगे, एनालॉजी बना लेंगे। किस तरह की आप एनालॉजी बना लेंगे कि आप पहले जब आपने इधर आपने प्रॉब्लम को ब्रेक कर लिया, सॉल्यूशन छोटे छोटे निकाल लिए, तो आप क्या करेंगे कि आप ये सोचेंगे कि अच्छा इसमें ये कलर हैं, तो हम एनालॉजी किस तरह बनाएंगे कि हम ये करेंगे, अच्छा इस कलर को इसके साथ कंबाइन कर देते हैं, इसको इसके साथ कर देते हैं। अच्छा अगर मेरे पास एक छोटा स्मॉल पजल होता, इससे छोटा स्मॉल पजल होता, तो मैं उसको इस तरह करता। अच्छा अगर कभी आपने कोई वीडियो देखी हो किसी ऐसे पर्सन की करती हुई, तो आपके माइंड में वो आने लग जाएगी इस टाइम। कभी आपने उससे पहले कभी पजल सॉल्व किया हो, तो वो आने लग जाएगा आपके माइंड में। कभी आपने किसी और को देखा हो लाइव करते हुए, तो आने लग जाएगा। यानी इस सारे टाइम में आपके पास अपने प्रॉब्लम से रिलेटेड एग्जाम्पल्स और सॉल्यूशंस आने लग जाएंगे। ठीक है जी, फिर आप क्या करेंगे कि आप अपनी एक्सपर्टाइज को यूज करेंगे। आप अपनी एक्सपर्टाइज को किस तरह यूज करेंगे कि जो आपकी कैपेसिटी है, आप उसको देखेंगे कि अच्छा जी मैं अपनी कैपेसिटी को देखते हुए ये कर भी सकता हूँ या नहीं, मुझे मेरे अंदर इतनी एबिलिटी है कि मैं इसको कर लूँ या नहीं। जब आप सारी एग्जांपल्स कर लेंगे, ब्लॉक को जो पजल था आप उसको घुमा के देख लेंगे रोटेट करके, तो इस स्टेज पे आके आपको पता चल जाएगा कि आप सॉल्व कर सकते हैं या नहीं। इस स्टेज पे आके या तो आप सॉल्व कर चुके हुए होंगे, नियर टू कंप्लीशन हो जाएगा आपका टास्क प्रॉब्लम सॉल्विंग का, या फिर क्या होगा कि आप ये चीज़ एक्सेप्ट कर लेंगे कि नहीं मैं इसको नहीं कर सकता हूँ इस टास्क को, तो या तो मुझे गिव अप कर देना चाहिए या फिर मुझे अपनी स्ट्रैटेजी जो है वो चेंज कर लेनी चाहिए। ठीक है, ये आपकी वो स्टेज है जो डिटर्मिन करती है कि आप टास्क को गिव अप कर देंगे या फिर उसको कंटिन्यू करते हुए आगे चलेंगे। ठीक है, दीज ऑल प्रोसीजर्स आर रिलेटेड टू प्रोडक्शन। पहली स्टेज में हमने प्रेपरेशन की थी, प्रेपरेशन के बाद हमने प्रोडक्शन की, सब गोल्स बनाए, उसकी बेस पे एल्गोरिदम्स बनाए, सिस्टमैटिक प्रोसीजर देखा, ह्यूरिस्टिक्स को बनाए। ह्यूरिस्टिक्स में हमने क्या किया, ब्रेनस्टॉर्मिंग की, ब्रेनस्टॉर्मिंग की बेस पे एनालिसिस बनाई, एनालिसिस को बनाते हुए हम एक एक्सपर्टाइज हमने देखी कि हम ये कर सकते हैं या नहीं कर सकते। कर सकते हैं तो वेल एंड गुड, प्रोसीजर ख़त्म हो गया। नहीं कर सकते तो फिर लेवल 1 से स्टेप नंबर 1 जो था प्रेपरेशन का, उससे हम प्रॉब्लम सॉल्विंग का टास्क दोबारा करेंगे। ये हम किस तरह करेंगे, ये हम आगे अपनी अगली जो हेडिंग है उसमें देखते हैं। नंबर 3 पॉइंट इज इंक्यूबेशन। Point number 3 is incubation। इंक्यूबेशन आपकी क्या स्ट्रैटेजी होती है कि अगर कोई भी प्रोसीजर जो है वो ना चल रहा हो, जो फर्स्ट और सेकंड स्टेप्स में हमने देखे थे, जो आगे से हमारे स्टेप्स थे वो वर्क ना कर रहे हों, तो हम इंक्यूबेशन को करेंगे। इंक्यूबेशन में हम क्या करते हैं बेसिकली कि क्या होता है कि आप एक टेम्परेरी विथड्रॉल कर लेते हैं। यानी जैसे मैं आपको पजल की एग्जांपल दे रही थी, तो अगर आपसे वो पजल सॉल्व नहीं हो रहा तो आप क्या करेंगे, इंक्यूबेशन पे आप टेम्परेरीली उसको थोड़ी देर के लिए रख देंगे। आपके आगे कोई टेबल पड़ी होगी, टेबल पे रख देंगे या अपनी चीज़ों में रख लेंगे या किसी भी तरह थोड़ी देर के लिए आप उसको छोड़ देंगे। क्यों, क्या होगा कि आपका ब्रेन इस टास्क को एक इनकम्प्लीट टास्क के तौर पे लेगा और बैक ऑफ द माइंड में वो चलता रहेगा, और थोड़ी देर के लिए जब आप उसको रखेंगे तो जब आप उसको दोबारा उठाएंगे तो आपका ब्रेन वर्क कर रहा होगा और आप उस वक्त उस पजल को सॉल्व कर लेंगे। बेसिकली ये हमारा इंक्यूबेशन का प्रोसेस है कि जब हम कोई प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर पा रहे होते तो हम उसको कुछ देर के लिए सोचना या उसके बारे में एक्ट करना छोड़ देते हैं, टेम्परेरीली उससे विदड्रॉ कर लेते हैं खुद को। तो क्या होता है, हमारा माइंड हमें उसका सॉल्यूशन दे देता है।
ठीक है। अब ये प्रोसीजर जो है ये कोई इस बात की 100% गारंटी नहीं है कि आपको इंक्यूबेशन के प्रोसेस से मिल ही जाएगा सोल्यूशन। हो सकता है कि आप टेम्परेरीली उस चीज़ से विदड्रॉ टेम्परेरी विदड्रॉल करें तो आप टोटली भूल जाएं उसको, आपको बिल्कुल याद ही ना रहे कि आप क्या कर रहे थे। ठीक है, तो यानी इससे ये पॉसिबिलिटी भी है कि इसके बाद आप सॉल्व कर लेंगे और इससे ये पॉसिबिलिटी भी है कि इसके बाद आप बिल्कुल ही भूल जाएंगे। ठीक है, तो इस प्रोसेस के लिए हमारे पास जो एक बहुत ज़रूरी चीज़ होती है वो क्या होता है, हमारी इनसाइट। इनसाइट के बारे में हम बहुत डिटेल से पढ़ चुके हैं लर्निंग में। इनसाइट हमारी वो कैपेबिलिटी होती है जो हमें अपनी आगाही और अपने अंदर की जो कैपेसिटी होती है, अपने जो हमारी डिज़ायर्स होती हैं, विशेज़ होती हैं, हमारी शॉर्ट कमिंग्स होती हैं, अपनी पर्सनैलिटी की जो हम अवेयरनेस कर रहे होते हैं वो इनसाइट की बेस पे कर रहे होते हैं। तो जब आप टेम्परेरी किसी चीज़ को गिव अप कर देंगे तो आपके माइंड में एक इनसाइट क्रिएट होगी और आप उसको सोल्यूशन की तरफ चले जाएंगे। दिस इज़ द बेसिक कंसेप्ट ऑफ इंक्यूबेशन। ठीक है, स्टेज नंबर 4 जो कि फाइनल स्टेज है हमारे पास प्रॉब्लम सॉल्विंग की, उसको हम कहते हैं जी जजमेंट। जजमेंट हमारे पास कौन सी स्टेज होती है जिसमें हम चीज़ों को इवेल्युएट कर रहे होते हैं, तो बेसिकली हम इसको इवेल्युएशन की स्टेज भी कह सकते हैं। ठीक है जी, वी इवेल्युएट आवर सोल्यूशन टू हैव इन माइंड अ क्लियर क्राइटेरिया फॉर द इफेक्टिवनेस ऑफ द सोल्यूशन। जब आपने इंक्यूबेशन की तो आपने गिव अप कर दिया, गिव अप करने के बाद कुछ देर के बाद या तो आपको सोल्यूशन मिल गया या नहीं मिला। तो सपोज कर लेते हैं कि आपको सोल्यूशन मिल गया इंक्यूबेशन के प्रोसीजर से, तो आप इस स्टेज में क्या करेंगे कि जो आपको सोल्यूशन मिल गया आप उसको रेट करेंगे कि जो मुझे सोल्यूशन मिला ये वही है जो मैं चाह रहा था, क्या मेरी ये विशेस और डिज़ायर से कंपैटिबल है, नहीं है, मुझे यही सोल्यूशन चाहिए था, या अगर मेरे पास ये सोल्यूशन आया तो क्या ये प्रैक्टिकली एप्लीकेबल है। इस सारी रेटिंग को हम जजमेंट कहते हैं। ठीक है, और अगर लास्ट स्टेज में जो इंक्यूबेशन हुई थी अगर आपको स्टेज जो है वो आपको सोल्यूशन नहीं मिला तो क्या होगा, आप दोबारा स्टेज 1 पे जाएंगे जहाँ से आप प्रेपरेशन कर रहे थे अपने प्रॉब्लम सॉल्विंग की। ठीक है, तो दिस इज़ द बेसिक प्रोसीजर ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग, जिसमें हमने सबसे पहले प्रेपरेशन की, फिर हमने प्रोडक्शन की, फिर हमने इंक्यूबेशन की, फिर हमने जजमेंट की। अब हम देख लेते हैं कि हमारे थिंकिंग करते हुए, प्रॉब्लम सॉल्विंग करते हुए कुछ ऑब्स्टिकल्स होती हैं, वो क्या क्या होती हैं। ऑब्स्टिकल्स हमारे पास क्या क्या होती हैं। नंबर 1 इज कंफर्मेशन बायस। कंफर्मेशन बायस क्या होता है, ये आपकी वो टेंडेंसी है जो आपको कहती है कि आप एनवायरनमेंट से वही सोल्यूशन सर्च करें जो आपके माइंड में है, यानी जो सोल्यूशन आपको प्रॉब्लम का मिले, जो आपको एविडेंस मिले, वो उसी चीज़ के ही अकॉर्डेंस में हो जो आपके माइंड में ऑलरेडी चल रही है। यानी एनवायरनमेंट से सिर्फ आप चीज़ों को कंफर्म कर रहे होते हैं। दिस इज़ कॉल्ड कंफर्मेशन बायस। जब आप ऐसा एविडेंस तलाश करते हैं जो आपकी थॉट से मैच करता हो और आपकी थिंकिंग से मैच करता हो, तो आप बाकी पॉसिबल सिचुएशंस को जो है वो एक्सक्लूड कर देते हैं और बाकी चीज़ों को कंसीडर नहीं करते, और ये चीज़ आपका काम ख़राब कर देती है, आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग को ख़राब कर देती है, हर्डल बन जाती है उसमें। ठीक है जी। नंबर 2 इज बिलीफ परसेवरेंस। बिलीफ परसेवरेंस हमारी क्या होती है, इट इज़ द टेंडेंसी टू होल्ड ऑन टू अ बिलीव इन द फेस ऑफ कॉन्ट्रडिक्टरी एविडेंस। यानी आपका जो ओपिनियन है, जो आपका पॉइंट ऑफ व्यू है, आप उसी पे स्टक रहें, चाहे आपको कोई कितना ही ज़्यादा ना कह रहा हो कि आप गलत कर रहे हैं, चाहे आपको कितना ही एविडेंस क्यों ना मिल रहा हो इस चीज़ का कि आप गलत कर रहे हैं, लेकिन आप जिस पॉइंट पे थे आप उसी पे फिक्सेट रहें, आप उसी पे अड़े रहें, स्टक रहें। दिस इज़ बिलीफ परसेवरेंस। इसमें क्या था कि आप वही इंफॉर्मेशन इन्वायरमेंट से चुन रहे थे
जो आप डिमांड कर रहे थे। इसमें क्या है कि अगर आपको कोई एविडेंस नज़र आ भी रहा है आपको खिलाफ जाता हुआ, तो आप उसको बिल्कुल जो है वो इग्नोर कर देते हैं और अपने ही पॉइंट ऑफ व्यू पे जो है वो रहते हैं। नंबर 3 इज ओवर कॉन्फिडेंस बायस। ओवर कॉन्फिडेंस बायस क्या होता है कि हम ये समझते हैं कि हमारा चीज़ों के बारे में हमारी बहुत कैपेबिलिटी है, हम बहुत कॉन्फिडेंटली इनको जानते हैं, इनको समझते हैं, और यही कॉन्फिडेंस जो है वो समटाइम्स हमारे काम को, हमारी चीज़ को, हमारे प्रॉब्लम सॉल्विंग के टास्क को ख़राब कर देता है। हम ये समझते हैं कि हमें इस चीज़ का बहुत कॉन्फिडेंस है और उस कॉन्फिडेंस में समटाइम्स हम बहुत ज़्यादा कोई मिस्टेक कर देते हैं। ठीक है जी, दिस इज़ कॉल्ड ओवर कॉन्फिडेंस बायस। उसके बाद हमारी फोर्थ जो ऑब्स्टिकल है वो है फिक्सेशन। फिक्सेशन क्या होती है कि आप किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करते हुए, किसी चीज़ को सोचते हुए एक पुरानी स्ट्रेटजी को जो है वो देख रहे हैं, पुरानी स्ट्रेटजी को सोच रहे हैं और नई स्ट्रेटजी को सोच नहीं रहे। आप ये सोच रहे हैं कि जो चीज़ें लास्ट टाइम इस तरह की चीज़ पे एप्लीकेबल थी वो अभी भी होंगी, बट ऐसा नहीं हो रहा होता प्रैक्टिकली। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं कि फंक्शनल फिक्सनेस क्या है। फंक्शनल फिक्सनेस भी यही है कि आप देख रहे होते हैं कि एक चीज़ जो है वो उसी तरह ही फंक्शन करेगी जिस तरह उसने लास्ट टाइम किया था, जबकि ज़रूरी नहीं है कि चीज़ उसी तरह फंक्शन करे, चीज़ किसी और तरह भी फंक्शन कर सकती है। जैसे हम पज़ल की बात पढ़ रहे थे, तो अगर एक दफ़ा पज़ल ने इस तरह वर्क किया है, वो उस तरह रोटेट होकर उसके कलर जो है वो, अगर ग्रीन कलर ऊपर आ रहा था लास्ट टाइम आपने किया था, तो हो सकता है कि अगर अब आप उसको इस तरह रोटेट करें क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो क्या हो कि अब उसका ब्लू कलर ऊपर आ जाए या रेड कलर ऊपर आ जाए। तो दिस इज़ फंक्शनल फिक्सेटेडनेस के फिक्सनेस कि आप क्या समझते हैं कि चीज़ जिस तरह लास्ट टाइम फंक्शन करी थी, जिस तरह लास्ट टाइम ऑपरेट करी थी, अभी भी उसी तरह ऑपरेट करेगी। ठीक है जी। मेंटल सेट, नंबर 5 इज मेंटल सेट। मेंटल सेट क्या होता है कि चीज़ों के बारे में हमारी जो एक थिंकिंग होती है, जो हमारी मेंटल एबिलिटी होती है, उन चीज़ों के बारे में हमारी जो एक स्पेसिफिक टाइप ऑफ थिंकिंग होती है वो इफ़ेक्ट कर रही होती है हमारी प्रॉब्लम सॉल्विंग को। जिस चीज़ के बारे में हम जिस तरह से सोच रहे होते हैं हम उसी पे फिक्स हुए होते हैं, जिसकी वजह से हम मज़ीद ऑप्शंस को एक्सप्लोर नहीं कर पा रहे होते। हम अपने माइंड में कुछ चीज़ें बना लेते हैं कि ये चीज़ें इसी तरह से ही वर्क करेंगी, और जब वो चीज़ें उस तरह नहीं वर्क कर रही होती तो वो ऑब्स्टिकल बन जाती हैं हमारी प्रॉब्लम सॉल्विंग में। ठीक है जी। मोटिवेशन, मोटिवेशन क्या चीज़ है हमारी? ये हमें हेल्प करती है प्रॉब्लम सॉल्विंग में, थिंकिंग में। जिस चीज़ के लिए हम जितना ज़्यादा मोटिवेटेड होते हैं, जितना ज़्यादा एनर्जाइज्ड फील कर रहे होते हैं, हम उसको उतने ही अच्छे तरीके से परफॉर्म कर रहे होते हैं। जिस चीज़ के बारे में हम एनर्जाइज्ड नहीं होते, मोटिवेटेड नहीं होते, वो हमसे अच्छी तरह परफॉर्म नहीं होती। लास्ट इज इमोशन। हमारी इमोशनल स्टेट्स और चीज़ों के बारे में हमारी इमोशनल टेंडेंसीज ये डिटर्मिन करती हैं कि हम उनके बारे में क्या सोचते हैं और क्या नहीं सोचते। ठीक है, और किसी काम को करते हुए स्पेसिफिकली हमारी क्या एक इमोशनल स्टेट है, जिस इमोशनल स्टेट में हम होते हैं कोई काम करते हुए, वो भी ये डिटर्मिन करती है कि काम किस तरह होगा, किस तरह नहीं होगा। जैसे अगर आप पज़ल सॉल्व कर रहे हो, हम पज़ल सॉल्व करने की एग्जांपल पढ़ रहे थे, तो अगर आप उस टाइम सैड हैं या आप मेंटली प्रेजेंट नहीं है या आप थके हुए हैं, टायर्ड हैं, तो आप पज़ल को सॉल्व नहीं कर सकेंगे। क्यों? क्योंकि उस टाइम आप इमोशनली हेल्दी इंडिविजुअल नहीं है। उसके मुकाबले में अगर आप फ्रेश होंगे, फ्रेश माइंड के साथ बैठेंगे, तो आप बहुत जल्दी पज़ल सॉल्व कर लेंगे। ठीक है जी। सो दिस वाज ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर। इसमें हमने देखा थिंकिंग की टाइप्स, हमने उसमें देखी रियलिस्टिक थिंकिंग, रीजनिंग से हम चले, हमने देखा रीजनिंग की 2 टाइप्स हैं, इंडक्टिव एंड डिडक्टिव। देन हम प्रॉब्लम सॉल्विंग पे चले गए, उसके 4 हमने स्टेप्स पढ़े, प्रेपरेशन, प्रोडक्शन, इंक्यूबेशन एंड जजमेंट। देन हम ऑब्स्टिकल्स पे चले गए, कंफर्मेशन बायस थी, बिलीफ परसेवरेंस था, ओवर कॉन्फिडेंस बायस थी, फिक्सेशन थी, मेंटल सेट था, मोटिवेशन एंड इमोशन। यहाँ पे हमारा आज का लेक्चर जो है वो ख़त्म होता है। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम क्या करेंगे कि जो हमारे पास थिंकिंग की लास्ट 2 to 3 टाइप्स बच गई थी, क्रिएटिव थिंकिंग और हमारे पास
डिसीजन मेकिंग हम उनको डिस्कस करेंगे। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।